शेरपुर गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी जिसका नाम शकुंतला था। उसके दो बच्चे थे, आस्था और आनंद। आस्था पढ़ाई करती थी लेकिन आनंद बिगड़ैल स्वभाव का था, किसी की बात नहीं मानता था। शकुंतला आनंद को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी, लेकिन आस्था अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती थी। सब लोग आनंद की शिकायत करते, पर आस्था हमेशा उसे बचाने की कोशिश करती। क्या हमेशा उल्टे सीधे काम करता रहता है। आज सुबह भी रमाकांत बाबू आकर माँ से तेरी शिकायत कर गए। मैंने बहुत मुश्किल से माँ को शांत किया। ये रमाकांत बाबू के पास में और कोई काम धाम नहीं है क्या आस्था? है हर दिन लोगों के घर जाकर चिल्लाना। उसने कभी अपने बेटे भानु को देखा है? वो रोज हर रोज मार पीट करता फिरता रहता है। उनकी बातचीत सुनकर शकुंतला वहाँ आती है और आनंद पर गुस्सा होती है। कितनी शिकायतें आती हैं तेरी, उस पर ध्यान नहीं देता और भानु की बात करता है। कम से कम वो अपने बाप की दुकान तो संभालता है। तू क्या करता है? सारा दिन बैठकर खाना और आवारा घूमना। तो भानु के बाप की खुद की दुकान है, मेरे पास है क्या? पिताजी की छोड़ी हुई जमीन भी बेच दी आपने, बस यही टूटी फूटी सी झोपड़ी बची है। तमीज, नालायक लड़का। मैं जिंदा हूँ तभी तुझे 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही है, वरना वो भी नसीब ना होता। हा, बड़ी मेहरबानी आपकी 2 वक्त की रोटी के लिए। इसके अलावा आपने किया ही क्या है हमारे लिए? आनंद, बस करो अब। क्यों इन बातों पर झगड़ा कर रहे हो? अभी ये सब छोड़ो। वाह, तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? पापा के जाने के बाद कोई सपना पूरा नहीं हुआ, बस तंगी ही तंगी। अगर मैं तुझे कुछ नहीं दे सकती तो यहाँ रह क्यों रहा है? जा, निकल जा घर से। शकुंतला को आनंद की बातें बहुत दुख देती हैं, लेकिन आनंद बिना परवाह किए घर से निकल जाता है। जब भी आनंद परेशान होता, वो अपने बचपन के दोस्त मुरली के पास जाता। सब लोग मुरली को गलत आदमी मानते थे, लेकिन आनंद उसे बहुत मानता था। उसे लगता था कि मुरली उसका भला चाहता है, लेकिन मुरली दिल से आनंद को शक की निगाह से देखता और हमेशा उसे गलत सलाह देता। मन तो ऐसा कर रहा है कि अभी जाकर उस रमाकांत के घर में आग लगा दूं। अरे रोज रोज माँ से शिकायतें करता है, जीना मुश्किल कर दिया है उसने। अरे क्या हो गया, अब तक बताया नहीं तूने? ऐसा क्या किया रमाकांत बाबू ने कि इतना गुस्से में है तू? अरे आज भी माँ के पास जाकर मेरी शिकायत की, फिर माँ से झगड़ा हो गया। मैंने भी उसे बहुत कुछ सुना दिया। दिमाग खराब करता है। रमाकांत को दोष देने से पहले तेरी माँ को देख। क्या उसकी नजर में रमाकांत की बात तेरी बात से ज्यादा अहमियत रखती है? क्या उसे तुझ पर भरोसा नहीं है क्या? बोल। हाँ, ये बात तो ठीक कह रहा है, लेकिन कभी कभी लगता है कि गलती मेरी भी है। मैं भी तो कोई काम धाम नहीं करता। हाँ, तो क्या तेरी माँ को चिल्लाने के बजाय तुझे कोई काम दिलाना नहीं चाहिए था? सोच जरा। क्या करूं, मैंने ठीक से पढ़ाई लिखाई भी तो नहीं की है ना। कोई अच्छा काम मिलेगा भी या नहीं पता नहीं। अरे भाई, आजकल पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है, बस पैसा और ताकत होना चाहिए। लेकिन तेरी माँ तो बस तेरी बहन की पढ़ाई की फिक्र करती है, तेरे बारे में कभी सोचा है उसने? अब मैं क्या करूं, तू ही कोई रास्ता बता। कुछ पैसों का इंतजाम कर, 1-2 लाख हो जाएंगे। हम दोनों मिलकर कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्या कहता है? माँ के पास तो घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं है। अब मैं इतने पैसों की बात भला कैसे करूं? देख भाई, अगर जिंदगी में कुछ करना है तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। क्या करूं से कुछ नहीं होगा, और वैसे भी बिना पैसे के आजकल कुछ नहीं होता है, समझे? पैसे जुगाड़ो, आगे काम बनेगा। मुरली की बातों में आकर आनंद माँ से पैसे मांगने की जिद करने का सोचता है। आनंद शकुंतला पर पैसे के लिए जोर डालता है, लेकिन शकुंतला के पास पैसे नहीं होते और वो हर बार मना कर देती है।
लेकिन आनंद की जिद और गुस्सा बढ़ता जाता है। जब आस्था को मुरली की इस पूरी साजिश की खबर लगती है तो वो बहुत नाराज होती है। वो मुरली से नफरत करती थी, फिर भी वो आनंद को बचाने के लिए मुरली के पास जाती है। अरे वाह आस्था दीदी, आज आप मेरे घर पर आई हैं। क्या बात है, आज सूरज किस दिशा से निकला है? जो हरकतें तुमने की हैं, इसके बाद ना चाहकर भी आना पड़ा। मैंने ऐसा क्या किया? ऐसा क्या हो गया कि आप जो मुझे देखना भी पसंद नहीं करती, आप तो खुद मेरे पास आ गई हैं। और क्या करती, तुम एक लालची शैतान इंसान हो, ये मैं हमेशा से जानती हूँ। लेकिन अपने शैतानी जाल में फंसाने के लिए तुमने मेरे भाई को ही चुना। क्या कह रही है दीदी? आनंद तो मेरा अच्छा दोस्त है, मैं क्यों उसका बुरा चाहूंगा? अगर वो तुम्हारा दोस्त है तो उसके दिमाग में पैसे का भूत क्यों भर दिया? मैंने तो उससे कहा कि कुछ पैसे जुटाए ताकि कोई कारोबार शुरू कर सकें। मैंने तो कारोबार के लिए कहा है। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि हमारे घर की हालत कैसी है। किसी तरह गुजारा चलता है और तुम्हारी वजह से हमारे घर में कितना झगड़ा हो रहा है, ये भी जानते हो। अब मैंने तो उसे कभी बुरे इरादे से सलाह नहीं दी है। बस सोचा कि कब तक वो यूं ही बेरोजगार घूमता रहेगा। दोनों दोस्त मिलकर कुछ काम करते हैं। मैंने तो इस अच्छे इरादे से कहा है। बस अब कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ चुकी हूँ। और सुन लो, चाहे जो हो जाए, मैं आनंद को तुम्हारे साथ कोई व्यापार करने नहीं दूंगी, किसी भी हालत में नहीं। आस्था मुरली को साफ चेतावनी देती है, लेकिन मुरली उसकी बात को हल्के में लेता है और मजाक उड़ाता है। गर्मी की तपती लू के बाद बारिश का मौसम शुरू होता है। दिन भर लगातार बारिश होती है। आसमान काले बादलों से ढक जाता है। एक ऐसी ही बरसात की रात में शकुंतला बुखार से तपती हुई बिस्तर पर लेटी थी। शकुंतला बुखार में बड़बड़ा रही थी। आस्था की बात मानकर आनंद तूफान में ही डॉक्टर की तलाश में निकल जाता है। आस्था, आज तुझसे कुछ बात कहनी है बेटी, ध्यान से सुन और जो कहूँ उसे निभा। क्या बात है माँ, बताओ, मैं सुन रही हूँ। अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो आनंद का ध्यान रखना, उसे कोई काम दिला देना, कभी उसे अकेला मत छोड़ना और अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। आनंद डॉक्टर लेने गया है, वो अभी आता होगा। मैं समझ गई हूँ, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। जो कुछ भी मैंने इस घर के लिए किया, वो सब जिम्मेदारी अब तुझे सौंप रही हूँ। माँ, अगर तुम हमें छोड़कर चली जाओगी तो हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। डॉक्टर बस आता ही होगा, तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। आनंद को उस मुरली से दूर रहने को कहना, वो अच्छा इंसान नहीं है। अगर उसका साथ रहेगा तो आनंद को नुकसान होगा। शकुंतला आस्था को अपनी सारी जिम्मेदारियां सौंप रही थीं। तभी आनंद बारिश में भीगा भीगा निराश होकर घर लौटता है, लेकिन उसके साथ कोई डॉक्टर नहीं था। भाई, तू अकेला क्यों आया? डॉक्टर कहाँ है? क्या वो नहीं आए? मैंने बहुत मिन्नत की, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। कहने लगे कि ऐसी बारिश में वो मरीज नहीं देख सकते। माँ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर डॉक्टर नहीं देख पाए तो कुछ भी अनहोनी हो जाएगी। सुबह होने से पहले ही शकुंतला की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। उसकी मौत से आस्था टूट जाती है। आनंद अपने किए हर बुरे काम को याद करके रोता है और भारी मन से शकुंतला को अंतिम विदाई देता है। शकुंतला की मृत्यु के बाद आस्था ने घर और अपनी पढ़ाई का खर्चा चलाने के लिए काम करने का निश्चय किया। योग्यता होते हुए भी पैसों की कमी के कारण उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। आखिरकार उसने शर्म छोड़कर गांव के मोरल किशन लाल के घर काम करने का निर्णय लिया,
जहाँ पहले उसकी माँ काम किया करती थी। एक दिन सुबह वो किशनलाल के घर काम मांगने जाती है। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम्हारी माँ तुम्हारी बहुत तारीफ करती थी। यकीन नहीं होता कि शकुंतला जैसी नेक औरत ऐसे चली जाएंगी। दुख हुआ। मैंने भी माँ से आपके बारे में बहुत सुना है। आपकी दयालुता, आपकी ईमानदारी, माँ आपकी बहुत इज्जत करती थी। पिछले 12 सालों से तुम्हारी माँ मेरे यहाँ काम कर रही थी। अपनी निष्ठा से उन्होंने सबका दिल जीत लिया था। अब तुम मुझसे मदद मांगने आई हो, तुम्हें मना कर दूं तो वो तो बहुत अन्याय होगा। बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? माँ के जाने के बाद से घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। छोटे भाई के साथ किसी तरह दिन गुजार रही हूँ। कई कोशिशों के बावजूद कहीं नौकरी नहीं मिली। अगर आप मुझे अपने घर में काम दे सके। ये क्या कह रही हो? अरे भाई, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, मेरे घर में क्यों काम करोगी? ये मैं नहीं कर सकता। मुझे पता है किसी के घर काम करना एक पढ़ी लिखी लड़की के लिए शोभा नहीं देता, लेकिन अगर आप ये काम दे दे तो मैं कुछ पैसे कमा सकूंगी, वरना हमें भूखा मरना पड़ेगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। ओहो, अब देखो मेरा मन नहीं मान रहा, लेकिन अब जब तुम इतनी विनती कर ही रही हो तो ठीक है। तुम एक काम करो, फिर अब कल से आ ही जाना। लेकिन हाँ, एक शर्त है, तुम केवल खाना बनाने का काम करोगी, कोई और काम नहीं। ये मानना हो तो ठीक है, तभी काम मिल सकता है, ठीक है ना? माँ सच कहती थी। आप बहुत अच्छे और दयालु इंसान हैं। मैं कल से काम शुरू कर दूंगी। अब चलती हूँ। आस्था की कम बोलने की आदत और मेहनती स्वभाव से किशनलाल खुश हो जाता है और उसे आशीर्वाद देता है। आस्था के साथ साथ आनंद भी खुद को सुधारने और घर की जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करता है। वो भी अलग अलग लोगों के पास जाकर काम मांगता है, लेकिन अपने बुरे व्यवहार की वजह से कोई उसे काम नहीं देना चाहता। वो उमाकांत के पास जाकर उसकी दुकान पर सहायक की नौकरी मांगता है। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। जो लड़का पहले मेरी दुकान से चोरी करता था, हैं, वही अब नौकरी मांगने आया है। मुझे पता है कि हमने आपके साथ बहुत गलत किया, हमेशा आपको तंग किया, नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब मुझे बहुत जरूरत है। मैं मुसीबत में हूं, मुझे काम की सख्त जरूरत है। अरे भैया, जब माँ जिंदा थी तो सब कुछ आसान लगता था। अब समझ में आ रहा है ये जिंदगी क्या होती है। हाँ, समझ में आ रहा है। आप चाहे जो कह सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी दीदी के साथ साथ मैं भी कमाऊं, ताकि उसे अकेले सब कुछ ना उठाना पड़े। कृपया करके मुझे एक मौका दे दीजिए रमाकांत बाबू। अगर मैं तुम्हें काम दे भी दूं, तो क्या भरोसा है कि तुम फिर से मेरी दुकान में चोरी नहीं करोगे? बताओ भला। मैंने जो किया उसके बाद आप पर मेरा कोई अधिकार नहीं, लेकिन मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मुझे बस एक मौका चाहिए। चोर चाहे जितनी कोशिश कर ले, पर उसकी फितरत एक दिन उसे चुराने पर मजबूर कर ही देती है। कहावत है ना, कुत्ते की पूंछ पुंगड़ी में चाहे जितना डालो, पुंगड़ी से निकालो तो टेढ़ी हो जाती है। भैया, हमको माफ कर देना, अब भरोसा नहीं है तुम्हारे ऊपर, बस। जब कोई बदलना चाहता है तो उसे एक मौका तो दिया जा सकता है ना। कह दिया ना, भरोसा नहीं है तो नहीं है, ज्यादा बहस मत कर। एक बार मना कर दिया तो कर दिया, अब जाओ कहीं और जाके काम तलाश करो। हमको नहीं बदलना तुम्हें, जाओ। ठीक है, जा रहा हूं। एक दिन मेरा भी अच्छा समय आएगा और तब मैं आज के इस जवाब का हिसाब जरूर लूंगा। बता रहा हूं मैं, आप याद कर लेना। आनंद अपमानित होकर वहां से चला जाता है, लेकिन रमाकांत उसे नीचा दिखाकर खुश होता है। आस्था हर दिन किशनलाल के घर खाना बनाने और घर का काम करने आती थी। वो किशनलाल की सेवा अपने पिता की तरह करती थी।
उसके अच्छे व्यवहार से प्रभावित होकर किशनलाल उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। उनका इकलौता बेटा प्रणव, जो हाल ही में डॉक्टर बनकर गांव लौटा था, उसके साथ आस्था की शादी करवाने की इच्छा होती है। आस्था, तुम्हारा भाई आनंद यहाँ कभी नहीं आता, वो कहाँ है? वो दिन भर घर पर नहीं रहता। माँ के गुजर जाने के बाद वो बहुत चुप हो गया है, ज्यादा बात नहीं करता। पहले बहुत शरारती था और मेरा बहुत लाडला भी। हाँ, माँ के खोने के बाद कई लोग ऐसे हो जाते हैं। खैर, चिंता मत करो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अच्छा आस्था, मैं तुमसे एक बात बहुत दिनों से कहना चाहता था। हाँ कहिए ना, क्या बात है? देखो, ये बातें आमतौर पर बड़ों से कही जाती हैं, लेकिन तुम्हारे माता पिता नहीं हैं, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ। हाँ जरूर कहिए। ऐसी कौन सी बात है जिसे कहने में आपको झिझक हो रही है? दरअसल मेरे बेटे प्रणव को तो तुम जानती हो, वो डॉक्टर बनकर गांव लौटा है। बहुत ही विनम्र और शर्मीला स्वभाव है उसका। उसके लिए मैं बहुत दिनों से एक सादी और सच्ची लड़की ढूंढ रहा हूँ। गांव की कुछ लड़कियां हैं जिन्हें मैं जानती हूँ। हम साथ में पढ़ते थे। उनके परिवार भी अच्छे हैं। अगर चाहें तो मैं उनसे आपका परिचय करा सकती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। असल में मेरा एक ही बेटा है, बेटी नहीं है। लेकिन जब से तुम इस घर में आई हो, मुझे लगता है जैसे मेरी बेटी आई है। इसीलिए अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो क्या तुम प्रणव से शादी करोगी बेटा? किशनलाल के प्रस्ताव से आस्था थोड़ी संकोच में पड़ जाती है। मैं पहले छोटे भाई से बात करना चाहती हूँ। उसके बिना मैं कोई फैसला नहीं ले सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम उससे बात करके फिर मुझे बताना। मुझे उम्मीद है कि उसे भी कोई आपत्ति नहीं होगी। रोज की तरह आनंद सारा दिन काम की तलाश में भटककर थका हारा घर लौटता है। आस्था उसका इंतजार कर रही होती है। उसके आते ही आस्था उसे बुलाती है और किशनलाल के प्रस्ताव के बारे में बताती है। सुनकर आनंद बहुत खुश हो जाता है। अरे तो तूने हाँ क्यों नहीं कहा दीदी? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। तुझे तो हाँ कह देनी चाहिए थी। अरे तुम भी ना। माँ अब नहीं रही। अब मेरा परिवार सिर्फ तू ही है। तेरी राय के बिना मैं कैसे हाँ कह दूं? मैं तो बहुत खुश हूँ दीदी। माँ हमेशा कहती थी किशनलाल बाबू भगवान जैसे इंसान है। अगर वो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते हैं तो तू सच में बहुत भाग्यशाली है। माँ होती तो एक पल भी नहीं सोचती, हाँ कहती। लेकिन अगर मेरी शादी हो गई तो तेरा क्या होगा? तू अकेले कैसे रहेगा? तू चिंता मत कर, मैं काम ढूंढ रहा हूँ, कुछ न कुछ तो होगा ही। और वैसे भी तू अब तक सबकी चिंता करती आई है, अब तुझे अपने बारे में सोचना चाहिए दीदी। ठीक है, जब तू कह रहा है तो मैं किशनलाल बाबू को बता दूंगी कि मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं तेरा छोटा भाई हूँ, मैं खुद जाकर तेरी शादी की बात करूंगा, चिंता मत कर। अब घर में सबसे बड़ा मैं हूँ। हाँ। आनंद की सहमति से आस्था शादी के लिए तैयार हो जाती है और सालों बाद उनके जीवन में फिर से खुशी की रोशनी लौटती है। उधर किशनलाल प्रणव से आस्था की शादी की बात करता है और प्रणव अपने पिता के निर्णय को ही अपना निर्णय मानता है। प्रणव बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था, जो कभी भी अपने पिता की बातों के खिलाफ नहीं गया। गांव में सभी उसकी विनम्रता की प्रशंसा करते थे। आस्था से शादी की बात पर राजी हो जाने से किशनलाल बहुत प्रसन्न होते हैं। मुझे पता था, मैं कहूंगा तो तुम कभी मना नहीं करोगे। आस्था को अगर बहू बनाकर लाया जाए तो पूरा घर संभाल लेगी। जब आपने पसंद कर लिया है तो जरूर वो बहुत अच्छी लड़की होगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। वैसे बाय द वे, जब आप जैसा कहेंगे वैसे मेरा विवाह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अब हमें आस्था के उत्तर का इंतजार करना होगा। उसने कहा था कि वो अपने छोटे भाई से इस बारे में बात करना चाहती है। अब दुनिया में उसका वही भाई है, वही परिवार है। हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपके प्रस्ताव को कोई ठुकराएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि उसका भाई भी खुशी होगा। आप चिंता मत करिए। हाँ, होना तो ऐसा ही चाहिए। अगर आस्था मेरी बहू बन जाए तो मुझे और कोई चिंता नहीं होगी। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी दूंगा। आपने अपना वादा निभाया बाबा। आज मैं देखिए डॉक्टर बन गया। गांव में मेरी जो भी इज्जत है सब आपके कारण है। अब अगर तुम्हारी शादी भी अच्छे से हो जाए तो मेरा अंतिम वादा भी पूरा हो जाएगा। अब सिर्फ आस्था के जवाब का इंतजार है। तभी एक चौकीदार आता है और प्रणव को एक चिट्ठी देता है। प्रणव उसे पढ़ता है। ये तो आस्था का भाई आनंद है। उसने मुझे पत्र भेजा है। वो मुझसे मिलना चाहता है। कोई जरूरी बात करनी है उसे। हाँ तो ठीक है, किसी दिन समय निकालकर उससे मिल लो। मुझे लगता है कि ये शादी की बात के लिए ही बुलाया होगा। किशन लाल की बात मानकर प्रणव आनंद को पत्र भेजता है कि वो सीधे उसके घर आकर उससे मिलेगा। 2 दिन बाद सुबह प्रणव आनंद के घर जाता है उससे बात करने के लिए। आस्था आंगन में थी। प्रणव को देखकर पहचान जाती है और आनंद को बुला लाती है। आनंद प्रणव का अच्छे से स्वागत करता है और आस्था के बारे में उससे बात करता है। मैं उम्र में आपसे काफी छोटा हूँ और आपके सामने बोलने की कोई योग्यता नहीं है हमारी, लेकिन हमारे माँ बाप नहीं हैं। इसीलिए आस्था दीदी की शादी के बारे में मैं ही बात कर रहा हूँ आपसे। वेल, तुम आस्था के भाई हो। ठीक है, तुम्हारा पूरा हक है अपनी बहन के बारे में बात करने का। बताओ क्या कहना चाहते हो। जिस दिन दीदी ने आपकी शादी का प्रस्ताव बताया ना, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि ये रिश्ता होना चाहिए। आपके पिताजी की अच्छाई के किस्से पूरे गांव में मशहूर हैं। अगर दीदी आपके घर की बहू बनेंगी ना, तो वो जरूर बहुत सुखी रहेंगी और आपको बहुत सुखी रखेंगी भी। मैं और पिताजी तुम्हारे परिवार के बारे में सब जानते हैं। तुम्हारी माँ से भी मेरी कई बार बात हुई है। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारी दीदी से मेरी शादी होने पर मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि तुम दोनों को कोई तकलीफ ना हो। ठीक है। अब बस एक विनती थी, उसी के लिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया था। हाँ हाँ, कहो क्या विनती है। दीदी पढ़ाई में बहुत अच्छी है, लेकिन घर की जिम्मेदारियों की वजह से उनकी पढ़ाई छूट गई। अगर शादी के बाद उन्हें पढ़ाई करने की आजादी मिले तो वो बहुत आगे जा सकती हैं। अरे भाई, तो इसमें विनती करने वाली क्या बात है। अगर आस्था शादी के बाद पढ़ाई करना चाहती है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो राजी हूँ। हाँ। मैं धन्य हो गया। हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। अगर दीदी की शादी आपसे हो रही है तो मैं तो खुशी खुशी तैयार हूँ। आप लोग शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। हाँ। चलो, बहुत अच्छा। मैं आज ही जाकर पिताजी को बताता हूँ कि तुम लोगों ने शादी के लिए हाँ कर दिया है। वो बहुत खुश हो जाएंगे। पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजाकर सबको बुलाकर आस्था और प्रणव की शादी की जाती है। शादी के बाद किशन लाल के कहने पर आनंद भी उनके घर में रहने लगता है। प्रणव और आस्था बहुत सुख शांति से रह रहे थे। आनंद भी उनके साथ खुश था। प्रणव को आस्था से पता चलता है कि आनंद नौकरी ढूंढ रहा है, लेकिन कहीं मिल नहीं रही। प्रणव एक सरकारी दफ्तर में उसकी नौकरी के लिए बात करता है, लेकिन ये सब देखकर मुरली को बहुत जलन होती है। आनंद को इतना अच्छा जीवन जीते देखकर वो सहन नहीं कर पाता। और प्रणव के पास जाकर उसकी बुराई करता है।
प्रणव बाबू कैसे हो? सुना है कि आपने शादी कर ली। हाँ, अभी 1 महीना ही हुआ है शादी किए हुए। लेकिन आप शादी में आए क्यों नहीं? गांव के सब लोगों को बुलाया गया था। अब बुलाया तो गया था, लेकिन मैं गांव से बाहर था किसी काम से, इसीलिए आ नहीं सका। लेकिन सच कहूं तो मैं कभी ये शादी होने नहीं देता। क्या मतलब? ये क्या बात कर रहे हैं आप? सच ही तो कह रहा हूं। आप जैसे डॉक्टर ने एक चोर के परिवार से रिश्ता कर लिया है। चोर? कौन चोर? आप कहना क्या चाहते हैं? पूरे गांव को पता है और आप नहीं जानते। ये क्या बात है भाई? आनंद, जिसकी बहन को आपने अपनी पत्नी बना लिया है, वो चोर है। वो दुकानों और घरों से सामान और पैसे चुराता है। हाँ। आप सोचते हैं कि आप कुछ भी कहेंगे और मैं मान लूंगा? और आनंद को बहुत अच्छे से जानता हूं मैं, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। जरूर आपकी उससे बनती नहीं, या फिर आप उसके दुश्मन हैं, इसीलिए बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सब जानता हूं मैं, आपकी बात पर मैं विश्वास नहीं करता। हाँ तो ठीक है, मत करिए। मेरा काम था सच बताना, सो मैंने बता दिया। मानना ना मानना आपकी मर्जी। जब मेरी बात सच निकलेगी तभी आपको समझ में आएगा। चाहे तो गांव के और लोगों से पूछ लीजिए, वो सच बता देंगे। चलो भाई, अब तो हम चलते हैं। मुरली चला जाता है, लेकिन प्रणव किसी भी हाल में ये मानने को तैयार नहीं होता कि आनंद ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो उस पर पूरा भरोसा करता है। किशन लाल आनंद को अपने बेटे जैसा मानता था। अक्सर दोनों बैठकर बातें करते। रोज की तरह उस शाम भी आनंद और किशन लाल बात कर रहे थे। तभी प्रणव वहां आता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है, जिससे किशनलाल और आनंद परेशान हो जाते हैं। क्या हो गया प्रणव, तुम इतने चुपचाप क्यों हो? रोज की तरह हमारे साथ आकर बैठो। आज क्या बात है, बताओ। सच में जीजा जी, आप तो ऐसे चुप रहने वाले नहीं हैं। क्या कोई बात है? मैं ठीक हूँ। आज मैं आनंद के लिए एक नौकरी का बंदोबस्त करके आया हूँ। सुबह से शाम तक की नौकरी है, हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी और महीने की तनख्वाह 3000 रुपए। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब कितने दिन तू यूं ही घर बैठा रहेगा आनंद? नौकरी करने से समय भी कटेगा और कुछ कमाई भी होगी। वाह बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया प्रणव। सच में जीजा जी, आपने अब तक मेरे और दीदी के लिए जो कुछ भी किया वो शब्दों में कहना मुश्किल है, और आपका ये एहसान भला मैं कैसे चुकाऊंगा? मैंने तुम्हारा भला किया, लेकिन बदले में तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझसे सच्चाई छुपाई। प्रणव, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या हो क्या गया तुम्हें? अचानक से इस तरह क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। ये आनंद, ये एक चोर है, चोर। ये पूरे गांव में चोरी करता था। आज मुरली से मिला तो उसने इसकी सारी सच्चाई बता दी। अगर मुझे पहले से पता होता कि ये एक चोर है तो मैं कभी भी इसकी बहन से शादी नहीं करता। आनंद, क्या प्रणव जो कह रहा है वो सच है? क्या तुम सच में? अब क्या कहेगा ये? इसकी कोई सफाई तो है नहीं, इसीलिए चुप है। किशनलाल के सवाल पर आनंद बहुत शर्मिंदा होता है। वो कुछ नहीं बोल पाता। आनंद सिर झुकाकर चुप बैठा रहता है। उसके मन में मुरली के लिए बहुत गुस्सा भर जाता है। मुरली की बातों का प्रणव और आस्था के रिश्ते पर गहरा असर पड़ा। प्रणव ने आनंद से बात करना बंद कर दिया और धीरे धीरे आस्था के साथ भी रूखा व्यवहार करने लगा। आनंद को ये देखकर बहुत दुख हुआ कि उसकी गलती की सजा उसकी दीदी को मिल रही है। वो प्रणव से विनती करता है कि आस्था के साथ बुरा व्यवहार न करे, लेकिन प्रणव नहीं मानता। जीजा जी, मैं मानता हूँ कि मुझसे पहले गलतियां हुई हैं, लेकिन मेरी दीदी का इसमें क्या कसूर? उसे क्यों सजा मिल रही है, बताइए भला। क्योंकि तुमने सच्चाई छुपाई और अब इसका बदला मैं आस्था से लूंगा। झूठे और चोरों की यही सजा होती है। अरे तो अगर सजा देनी ही है जीजा जी तो हमको दीजिए ना, हमारी दीदी को क्यों? तुम्हें सजा दूंगा तो तुम तो सह लोगे, लेकिन जब तुम्हारी दीदी को दुख मिलेगा ना, तब तुम्हारा दिल टूटेगा। और यही मेरा मकसद है। झूठ का यही अंजाम होता है।
अगर आप चाहें तो मैं हमेशा के लिए इस घर से चला जाऊंगा, बस मेरी दीदी को मत सताइए। तुम इस घर में रहो या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी गलती की सजा तुम्हारी बहन को जिंदगी भर भुगतनी होगी। मेरी ये बात लिख के ले लो। आनंद को प्रणव की बातों से बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। रोज रोज यही चलता रहता है। प्रणव अक्सर आस्था से झगड़ा करता। ये सब देखकर आनंद बहुत दुखी होता और घर छोड़कर बाहर चला जाता। कभी नदी किनारे बैठता, कभी सड़कों पर घूमता। ऐसे ही एक दिन बाजार में अचानक वो दूर से मुरली को देखता है। उसे देखकर आनंद का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो मुरली की ओर दौड़ता है, लेकिन मुरली अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ लोग भी थे। अरे आनंद मेरे दोस्त, अरे भाई कितने दिन हो गए तुझे देखे हुए, कैसा है तू? सुना है कि अब तू अपनी दीदी के साथ ससुराल में रह रहा है, मजे में रह रहा है। दोस्त? अरे काहे का दोस्त? तुझे शर्म नहीं आती? तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब दोस्ती की बात करता है? मैंने कैसे बर्बाद कर दी? मैंने तेरा क्या बिगाड़ दिया? ये तू क्या बातें कर रहा है? अरे भाई मैं तो तेरा बचपन का दोस्त हूँ। अगर दोस्त होता तो जीजा जी को मेरे अतीत के बारे में क्यों बताता? क्यों उन्हें सब कुछ बता दिया तूने? क्यों क्यों क्यों? ओ, तो तुम्हारे जीजा जी ने सब बता ही दिया। हाँ भाई मैंने ही कहा था, और क्या करता? चोर को चोर ना कहूँ तो क्या कहूँ? भूल गया तू कैसे दुकानों से चीजें चुरा कर भाग जाता था, और आज वही तू मुखिया के घर मजे कर रहा है। वाह भैया। माँ सही कहती थी, तुझे दोस्त समझकर मैंने बहुत बड़ी भूल की। मुझे नहीं पता था कि तेरे मन में मेरे लिए इतनी जलन और नफरत है। हाँ 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 हाँ, तेरा अंदाजा बिल्कुल सही है। मैं तुझसे नफरत करता हूँ और इसीलिए तेरी बहन का घर भी बर्बाद कर दिया मैंने। मुरली की बातें सुनकर आनंद का गुस्सा फूट पड़ता है और वो मुरली को मारने लगता है। झगड़ा शुरू हो जाता है। इसी दौरान मुरली जेब से छुरा निकालकर आनंद को घायल कर देता है और भाग जाता है। आनंद जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। आसपास के लोग मिलकर आनंद को अस्पताल ले जाते हैं। प्रणव, आस्था और किशनलाल अस्पताल पहुंचते हैं। कई घंटों की मेहनत के बाद आनंद को होश आता है। तुझे ये क्या हो गया भाई? ये किसने किया? दीदी, तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे तो मर जाना चाहिए था। मेरी वजह से तुम्हारा और जीजा जी का रिश्ता टूटने लगा। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। आनंद, बस बस बस। देखो आनंद, मुझे माफ कर दो। देखो जो कुछ भी हुआ वो सब तुम्हारी दीदी और मेरा नाटक था। टीना की बहन ने मुझे तुम्हारे अतीत के बारे में बताया था। मैं चाहती थी कि तू दोबारा अपनी पुरानी गलत राहों पर ना जाए, तू सुधर जाए, अच्छा इंसान बने, इसलिए ये सब नाटक किया। पर हमें नहीं पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुझे या तेरी दीदी को सजा दूं। मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी दीदी की बात मानकर किया था। तो अब हमें बताओ आनंद कि ये सब कैसे हुआ? गांव वाले कह रहे हैं कि मुरली ने तुझे चाकू मार दिया और भाग गया। बता, क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल सच है। हमारे बीच झगड़ा हुआ और वहीं से ये सब शुरू हुआ। ठीक है, मैं अभी दरोगा बाबू को खबर देता हूँ। मुरली चाहे जहां भी भागा हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और ऐसी सजा दूंगा कि दोबारा हमारे परिवार की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। आनंद को घर लाया जाता है। आस्था दिन रात उसकी सेवा करती है। आस्था के प्यार और देखभाल से आनंद धीरे धीरे ठीक हो जाता है। वो प्रणव और आस्था से वादा करता है कि अब वो कभी अपने पुराने रास्ते पर नहीं लौटेगा। मुरली को पुलिस पकड़ लेती है। प्रणव, आस्था, आनंद और किशनलाल फिर से खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं।